नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देखिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। जो फूड अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब करा है उस फूड से जब हम एनर्जी रिलीज करेंगे उसे बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम दिया है, ये बहुत अच्छा है समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस। देखिए ये आपके बॉडी के सेल्स हैं, आपका फूड जो भी एसिमिलेट हुआ है, मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद फूड आपका एसिमिलेट होता है ना, हर बॉडी के सेल में जाता है। सपोज़ ये आपकी बॉडी के सेल में आपका फूड पहुंच गया है, क्लियर हो गया, तो आपका ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया, ये दिस इज़ योर ग्लूकोज। नाउ आई एम राइटिंग एयर जी फॉर एग्जाम्पल। ग्लूकोज आपका सेल में पहुंच गया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके ऑक्सीजन जो आपके सेल्स के अंदर जा रही है, क्लियर हो गया। जब आपके ग्लूकोज, जब आपका फूड अभी सेल में पहुंचा है, इस सेल की में जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन है, पूरा डायग्राम से क्लियर हो गया। ये दोनों कंबाइन हुए सेल में और आपकी बॉडी में एनर्जी बनी, क्लियर हो गया। उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बने, जैसे कि हम नोज से बाहर कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर हमारी बॉडी में भी बाय प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज रेस्पिरेशन। So the process of respiration involves taking in oxygen from the air into the cells, using it for releasing energy by burning food. फूड को हम बर्न कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या होगी, CO2 एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन की सिंपल रिएक्शन हमारी क्या होगी, फूड प्लस ऑक्सीजन जो कि हमने ये ले लिया, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हमारे सेल्स के अंदर होती है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ब्रीदिंग सिंपल मतलब हो सकता है, होता है कि सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर एक्सेल करना, इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। क्लियर हो गया। तो मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो देखिए रेस्पिरेशन अब क्या होगा, ब्रीदिंग तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, बट वो जो सांस, जो ऑक्सीजन हम गैस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जो फूड हमारे सेल में पहुंचा है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से, डाइजेशन के बाद उस फूड में वो ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो रही है, इसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया। अब ब्रीदिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हमारी बायोकेमिकल है। ब्रीदिंग में हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, अपने लंग्स तक जा रहा है, बट लंग्स के बाद जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में जा रही है, तो वहाँ पे हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वो सेल्स में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द रीजन वाई रेस्पिरेशन इज नोन एज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अब देखिए the process of breathing involves the lungs of the organism, whereas the process of respiration also involve the mitochondria। तो ब्रीदिंग में सिर्फ हमारे लंग्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गैस हमारी सिर्फ लंग्स तक पहुंच रही है, बट रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है सेल्स में, जो कि हमारी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे यूज़ हो रहा है सेल में। ओके, तो आप देखिए द मेन पर्पज ऑफ रेस्पिरेशन इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन का जो मेन पर्पस वो यही है कि एनर्जी को रिलीज़ करना है, कहाँ से, फूड मॉलिक्यूल से, जैसे कि ग्लूकोज से एनर्जी को निकालना है, तो दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। अब देखिए जनरली हमारी जो रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस, अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी है लास्ट टॉपिक में, तो रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो अपोजिट रिएक्शन होगी ना, उल्टी, वही हमारी जो होती है रेस्पिरेशन होती है। आप लिख कर देख सकते हैं दोनों रिएक्शन को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है कि फूड बनता है CO2 और वाटर को यूज़ करके और सनलाइट को, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। रेस्पिरेशन क्या करता है, जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है प्लांट से, वही ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और अपने ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, और बाय प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, आपको बार बार बता रही हूँ, एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी को स्टोर करना भी तो ज़रूरी है, वरना तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो वो एनर्जी को हम कैसे स्टोर करते हैं। अब देखिए जितनी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में, ज़रूरी नहीं है कि ऑल एनर्जी इज़ यूज्ड इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑल एनर्जी इज़ नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो एनर्जी हमारी बन रही है रेस्पिरेशन में, वो हमारी एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है हमारी बॉडी के सेल्स में, किसकी फॉर्म में, ATP।
एटीपी केमिकल कंपोनेंट है, केमिकल है ये समझ लो, इसका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये केमिकल के रूप में एनर्जी हमारी बॉडी के सेल्स में स्टोर होती है, जैसी हमें ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी हमें यहाँ एटीपी से मिल जाती है। अब देखिए, अब हमारी बॉडी में एक तो एटीपी होता है और एक एडीपी होता है। तो एटीपी एडीपी का मतलब होता है एक सब्सटेंस है, केमिकल है जिसका नाम है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो एडीपी के मॉलिक्यूल्स भी हमारे सेल में होते हैं। एडीपी जो हमारा होता है ये लो एनर्जी कंटेंट, इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। बट जो हमारा एटीपी होता है इसका नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे डी और यहाँ पे टी है, बस यही डिफरेंस है। ये डाइफॉस्फेट होता है, ये ट्राइफॉस्फेट होता है। तो जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, दोनों केमिकल्स हैं सेल के अंदर ही हैं। बट ये जो हमारा एटीपी है ना, ये हाई एनर्जी कंटेंट होता है। ओके, अब देखिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज अ सबस्टेंस। अब देखिए हम बार बार बोल रहे हैं फॉस्फेट फॉस्फेट, ये एक्चुअल में देखिए क्या होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ऐसी सबस्टेंस है विच कंटेन्स अ फॉस्फेट ग्रुप मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो होती है जिसमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप तो है, उसके साथ ऑक्सीजन भी होती है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब हम अपनी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय राइटिंग द सिंबल फॉस्फेट, लिख सकते हैं सिर्फ। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। तो आई यहाँ पे होता है इनऑर्गेनिक, पी होता है फॉस्फेट, ऐसी फॉस्फेट जिसमें ऑक्सीजन भी है और फॉस्फेट भी है। तो पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट एंड आई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक। अब देखिए जो एडीपी होता है इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप है बिकॉज डाइफॉस्फेट है, और एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप है बिकॉज ट्राइफॉस्फेट है। अब देखिए हम कैसे रिएक्शन को स्टडी करेंगे। यहाँ पे 2 रिएक्शंस हैं। पहला देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी। जैसी हमारी एनर्जी रिलीज होती है सेल्स में, तो वो एनर्जी हमारा क्या करती है, दैट एनर्जी इज़ यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स। वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाती है, कहाँ से, एडीपी से। तो देखिए आप कैसे होता है ये रिएक्शन। आई टोल्ड यू सारी थिंग सेल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस हमें उनको कंबाइन करना है। क्लियर हो गया। जैसी एनर्जी रिलीज होती है आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो वो एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी बनाती है। कैसे बनाती है देखिए, जो आपका एटीपी पड़ा होता है आपके सेल के अंदर, वो लो एनर्जी केमिकल ग्रुप है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन करता है। फॉस्फेट ग्रुप जब कंबाइन करता है तो जबकि एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है, तब देखो एनर्जी बॉडी में रिलीज हुई, तब ये दोनों कंबाइन किया और क्या बन गया, एटीपी। दैट इज हाई एनर्जी केमिकल बन गया। क्लियर हो गया, ये हाई एनर्जी केमिकल बन गया। अब सारी की सारी हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी सेल्स में, किसकी फॉर्म में, इस केमिकल की फॉर्म में। अब देखिए दूसरी रिएक्शन हमारी क्या बता रही है। इसमें हमारा क्या है कि व्हेन द सेल नीड्स एनर्जी, हमारी सेल को एनर्जी की आवश्यकता या ज़रूरत होती है, तो हमारा यही एटीपी जो भी स्टोर्ड एनर्जी हमने कर ली है फ्यूचर के लिए, ये एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज आउट होगी, बाहर निकलेगी। बट कैसे निकलेगी, वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके हम इस एनर्जी को बाहर निकालेंगे। देखिए एटीपी है, एटीपी जो है वो हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये एडीपी में टूटेगा। एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट यहाँ निकलेगा, एक फॉस्फेट और बचा है, एक फॉस्फेट यहाँ निकलेगा बिकॉज ट्राइफॉस्फेट है ना, 2 में टूटेंगे और एनर्जी यहाँ पे हमारी फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगी। क्लियर हो गया, तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम एनर्जी जब हमारे सेल को चाहिए तो इस तरीके की रिएक्शंस हमारी बॉडी में टेक प्लेस करती हैं। तो देखिए एटीपी आप समझ लीजिए एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में जब भी शरीर को एनर्जी को स्टोर करना होता है तो वो इस केमिकल की फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। और जब ज़रूरत होती है तो हमारा एटीपी ब्रेक होता है, और जब एनर्जी को स्टोर होना होता है एडीपी के साथ फॉस्फेट हमारा ग्रुप कंबाइन करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो एटीपी हमारा जस्ट इज़ लाइक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो एटीपी क्या करता है कि हमारे शरीर को हमेशा एनर्जी देता रहता है। देखिए जस्ट एज अ बैटरी, देखिए जैसे एक बैटरी होती है ना आपकी, आप बैटरी से क्या करते हैं, लाइटनिंग लाइट भी जला सकते हैं, हीटिंग के लिए बैटरी यूज़ कर सकते हैं। आप गीज़र की बैटरी हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ रनिंग के लिए बैटरी, कुछ भी मशीन्स में आप रनिंग भी करते हैं। तो जिस तरीके से आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं इन प्रोसेस में, जैसे आप रेडियो यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो सब ये बैटरी से ही आपका ऑपरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, एटीपी इज़ यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पस। जो एनर्जी आपकी स्टोर हो रही है ना, एटीपी इस केमिकल के अंदर जो एनर्जी आपकी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करेगी। जैसे कि आपकी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगी, नर्व इम्पल्स जो आपका ये पूरा अभी सेकंड चैप्टर में आपको क्लियर होगा कि जो हमारा पूरा जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन्स में, उसके मैसेज पहुंचाने में काम करेंगी, प्रोटीन्स बनने में हेल्प करेंगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत में काम आती हैं।
अब देखिए इसलिए हम बोलते हैं इसी वजह से ये सब काम हमारा एटीपी करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। तो देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाई एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एटीपी एक इस तरीके की केमिकल है जो कि आपकी सेल का एक करेंसी है, मतलब आपका सेल उस करेंसी को यूज़ कर रहा है। जैसे हमारे पास सपोज़ पैसे हैं, हमारे पास सपोज़ रुपीज़ हैं, हम उसको यूज़ करेंगे, कुछ हमें मिल जाएगा ना मार्केट से। ऐसे ही इस सेल इस एनर्जी केमिकल को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी यूज़ कर सकता है। तो इसको इसलिए बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी देने वाली करेंसी है ये सेल की। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, सो प्रिपेयर इट वेल। तो ये सारा आपका हो गया एटीपी। आपको दोनों रिएक्शंस लर्न करनी है और आपको ये लर्न करना है कि ये किस तरीके से एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहलाता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जहाँ पे हम 3 केमिकल ग्रुप्स पढ़ेंगे और उनके कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। इसमें कार्बन मॉलिक्यूल 6 हैं, H12 है, O भी 6 हैं। तो ये 6 कार्बन है, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन हैं, इसमें 6 कार्बन एटम है। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। तो देखिए पायरुविक या पायरुविक एसिड ये 3 कार्बन है, इसमें 3 ही कार्बन होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका फॉर्मूला जनरली हमारा होता है CH3, ओपन स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O और C डबल ओ H, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O इज़ नोन एज कीटोन ग्रुप, C डबल ओ H इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये होता है पायरुविक एसिड। थर्ड एक और हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो आप देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 कार्बन थे। इसका है स्ट्रक्चर है CH3, CH में OH लगेगा, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा और यहाँ पे C डबल ओ H, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्कोहलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये 3 हमारे स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग टाइप के, जो भी हमारे रेस्पिरेशन की रिएक्शंस में कम्प्लीटली आपको दिखाई देंगे और इनसे ही पता चलेगा कि रिएक्शंस हमारी रेस्पिरेशन की क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स बनाती हैं। अब देखिए रेस्पिरेशन हमारा 2 टाइप्स का है, एरोबिक और एनोबिक। इन सिंपल में हमने आज तक ये पढ़ा है कि एरोबिक जनरली हम सिंपल में बोल देते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऐसी रेस्पिरेशन की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। एनोरोबिक हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वही डेफिनेशन सेम रहेगी, बस रिएक्शन थोड़ा हम लेंथी पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, इसमें ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए कैसे। जस्ट कम डायरेक्टली टू द रिएक्शन, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज हमारा जो होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ये सब बना रहा था। ओके, दीज 3 थिंग्स वर फॉर्म्ड। अब ये रिएक्शन जो बीच का जो स्टेप था वो गायब किया था, अब हम उसको कंप्लीट लेंथी पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज इन सब में एनर्जी बनाने से पहले इन बीच की स्टेजेस से गुजरता है। तो ग्लूकोज हमारा क्या करता है, सबसे पहले वो बनाता है हमारे सेल के अंदर पायरुवेट। क्या बनाता है, पायरुवेट। पायरुवेट क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज की सिंपल फॉर्म है। क्लियर हो गया, ग्लूकोज से पहले थोड़ा सिंपल में टूटेगा, फिर और सिंपल में, डायरेक्टली ग्लूकोज से भी एनर्जी नहीं मिलेगी। अब देखिए जो ग्लूकोज होता है जब वो पायरुवेट में टूटता है इस केमिकल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। बिकॉज ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस मतलब होता है टूटना या स्प्लिटिंग। ओके, अब यहाँ नीचे लिखा कि ये रिएक्शन बता दी उन्होंने साफ साफ कि रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब आप देखिए मैं आपको यहाँ एक सेल बना रही हूँ, ये मैंने पूरी सेल में साइटोप्लाज्म फिल कर दी, सेल का जो भी मैट्रिक्स होता है, ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। ओके, ये मैंने बना दिया यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो ग्लूकोज आपके सेल्स में जाता है जब आप फूड एब्जॉर्ब करते हैं, हर सेल में ग्लूकोज जाता है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस। करीब ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है। ये जो भी प्रोसेस रहती होगी आपको 11th में पढ़ना है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ हमारा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज चेंज हो गया पायरुवेट में। अब हमारा पायरुवेट जो है वो दूसरी साइकिल में एंटर करेगा, ये पाथवे अब दूसरी साइकिल में एंटर करेगा, उस साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल ऐसी साइकिल है जो कि साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर एक साइकिल चलेगी, मतलब जो पायरुवेट यहाँ बना वो एंटर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर एंटर हो गया। अब यहाँ पे चलेगी क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या होगा, जो पायरुवेट हमारा अभी बना था वो पायरुवेट हमारा इस साइकिल में घुसने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecules of water and 38 molecules of ATP, 38 ATPs यहाँ बनेंगे। तो ये होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की कंप्लीट रिएक्शन।
आपको ग्लाइकोलाइसिस समझना है, क्रेब्स साइकिल समझना है। क्लियर हो गया? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है ये रिएक्शन, और ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए एनारोबिक रिएक्शन, नेम से पता चल रहा है ऐसी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी। अब देखिए कैसी होगी, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ब्रेक होगा। सेम स्टेप वही ग्लाइकोलाइसिस होगी, वो भी साइटोप्लाज्म में होगी सेल के। बट पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, अगर कंप्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है उस सेल के अंदर, तब पायरुवेट वो सब चीज़ें ना बना करके क्या बनाएगा, C2H5OH इथेनॉल बनाएगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप है अल्कोहल बनाएगा, CO2 बनाएगा, और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स, एनर्जी बहुत कम बनेगी, वो भी सिर्फ 2 ATP बनेंगे। पिछली रिएक्शन में आपको क्या बताया था अभी, एक बार ये रिएक्शन कंपेयर करिए। यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ तक सेम, बट यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन लिखा है। मतलब क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑक्सीजन मिलेगी तब क्रेब्स साइकिल चलेगी, तब ये सब चीज़ें बनेंगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस नहीं, तो हमारे ये प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है, यहाँ से पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलेगी तो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, नहीं मिलेगी तो क्रेब्स साइकिल will not begin and the process will just go in the absence of oxygen। तो ये रिएक्शन हमारे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाएगी, और ये रिएक्शन हमारी को इसको जो ये होती है वो होती है ईस्ट में। ईस्ट एक फंजाई है, एक फंगस है, इसके अंदर ये रिएक्शन होती है। और ये जो ईस्ट है इसका काम होता है, ये फर्मेंटेशन में हेल्प करती है। फर्मेंटेशन नोट डाउन कर लीजिए। फर्मेंटेशन होता है कि हम किसी भी शुगरी सब्सटेंस को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एनी शुगरी सब्सटेंस इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो ईस्ट जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही काम करता है। ये देखो ईस्ट सेल्स हैं, फंगस है पूरी, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, और ये उस ऑक्सीजन के बिना ही उस ग्लूकोज शुगरी सब्सटेंस को अल्कोहल में चेंज करता है। तो अल्कोहल बनाने की प्रोसेस में यही प्रोसेस यूज़ होती है। तो ईस्ट हमारा हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ATP एनर्जी हमारी यहाँ पे कम बनती है। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट पार्ट है, एनारोबिक के दो पार्ट हैं, एक तो एब्सेंस होता है, एक होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस लिखा हुआ है। ओके, यहाँ हम लैक लिख देते हैं पहले ही। देखिए क्या होता है, जब हमारा ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट में आता है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन की कमी मिलती है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड, जो इसका भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, और 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं एनर्जी के। तो आई मीन ऑक्सीजन की कमी में भी एनर्जी कम बन रही है, और एब्सेंस में भी 2 ATP ही बन रहे हैं। तो अब देखिए ये रिएक्शन कहाँ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनारोबिक रिएक्शन हमारी बॉडी में एब्सेंस ऑक्सीजन में तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज बिना एब्सेंस ऑक्सीजन विल डाई। बट ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जनरली क्या होता है कि जब हम ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अगर हमने लाइक रनिंग कर ली, फास्ट रनिंग कर ली, या कुछ भी कर लिया, तो उसकी वजह से देखिए क्या होता है, द सडन बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज कैन कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स। तो आपकी बॉडी में जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो कि आपकी वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स या बहुत वहाँ पे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, या यू कैन से आपकी मसल्स बहुत पेन होने लगती हैं। तो देखिए ये एक्चुअली प्रोसेस होती कैसे है, ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द मसल इज प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कंप्लीट हो रही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोवाइड ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी। जब आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है। किस टाइम, सिर्फ हैवी एक्सरसाइज के टाइम, रनिंग, फास्टिंग, और जो भी आपका लॉन्ग टाइम तक रनिंग कर रहे हैं। अब देखिए द एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल ब्रिंग्स अबाउट पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ग्लूकोज पूरा नहीं टूटेगा, इसको बोलते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जैसे आपकी बॉडी में बनेगा वो आपके मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाएगा लैक्टिक एसिड मसल्स में, तो आपकी मसल्स में क्रैम्प मतलब पेन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको चलने में, बैठने उठने में दिक्कत होगी कुछ दिनों के लिए। We get relief from cramps in muscles caused by heavy exercise by taking a hot water bath or a massage। तो हम क्रैम्प्स जो हमारा पेन होता है मसल्स में, लेग्स में, या बॉडी में कहीं भी क्रैम्प्स हो जाते हैं जब, तो उससे बचने के लिए या उससे उसको हटाने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ या मसाज ले सकते हैं। क्योंकि हॉट वाटर बाथ या मसाज क्या करती है कि हमारा सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव करती है।
तो मसल्स में हमारा ब्लड ज़्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से जब ब्लड ज़्यादा मसल्स में जाएगा, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी हमारी मसल्स में ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्रैम्प्स क्यों हुए, जब ऑक्सीजन की कमी हुई, क्योंकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही रिएक्शन हो रही है। दिस ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड, तो वो लैक्टिक एसिड को तोड़ने लगेगी ये ऑक्सीजन, वहाँ जाके किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और हमारे जो क्रैम्प्स की प्रोसेस है, जो क्रैम्पिंग हो रखी है, वो कम हो जाएगी। तो देखिए जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारी बॉडी में नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, वो भी ड्यूरिंग इन द मसल्स, सिर्फ मसल्स में हमारा होता है। क्लियर हो गया? वो भी कब, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सिटअप्स कर लिए स्कूल में बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे आपको ये क्रैम्प्स वगैरह आपकी बॉडी में हो जाते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रैम्प्स। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है इसमें। सबसे पहले क्रैम्प्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो दिस प्रोसेस यू विल डिफाइन फ्रॉम हेयर। हैवी एक्सरसाइज वाले एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी के चक्कर में वहाँ पे लैक्टिक एसिड आपका इकट्ठा हो जाता है, जिसकी आपको एनर्जी तो उस टाइम चाहिए ना दौड़ने के लिए, बट दैट इज एसेंशियल, चाहिए ही चाहिए वो सबको। बट लैक्टिक एसिड बनता है, वो लिटिल बिट थोड़ा पेनफुल होता है, बट इट गेट सून वेल, वो धीरे धीरे अपने आप सही भी होने लगता है। दिस इज कंप्लीट योर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड टिल हेयर।